बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मिथ है वो कंप्लीट किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनती है और जो डिफरेंट किस्म की बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, चाहे वो इनकम की हैं, एक्सपेंसेस की हैं, ऑफ कोर्स एसेट और लायबिलिटीज़ की तो डायरेक्ट इफेक्ट आता है, लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में, इक्विटी की कमी बेशी की सूरत में। तो उसके ऊपर हमारी बात हुई थी, मैंने एक एग्जांपल आपको करने के लिए दी थी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ उनको आज हमने कंक्लूड करना है ताकि ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाए और हम फिर इसको आगे लेके चल सकें। जी मोहम्मद बिन ज़िया। किस एक्सरसाइज दी थी, उसका जो बी जी पार्ट है भाई। सर वो जरा बता दीजिए। सर आपने बॉब वाली एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी थी, उसका जी बी पार्ट मोहम्मद बता बिन दें ज़िया, जरा। हैंड रेज किया हुआ है, आपका माइक कौन है, आप बोल नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ये फ़ायज़ा को करो कनेक्ट, ज़रा अनम्यूट करो। जी फ़ायज़ा, आवाज़ आ रही है? फ़ायज़ा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपको आवाज आ रही है? अबू बकर, खालिद, फ़ायज़ा, किसी को बताए आवाज़ आ रही मेरी? मेरा ख्याल मेरी आवाज़ सर, मैंने आपसे पूछना था स्लो लिक्विड है। इन्वेस्टमेंट्स का बता दें। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? हाँ, वो कनेक्ट करो ना, ज़रा चेक करो। जी फ़ायज़ा, अबू बकर, आप लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सर, मैंने आपसे पूछना था लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स का आवाज़ आ बता रही दें। है जी मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरे मोबाइल पे पता नहीं, माइक फिर और चेंज करके देख लें। हैं? और कोई माइक नहीं पड़ा हुआ? कोई नया वाला नहीं पड़ा हुआ? ये किसका है? ये मेरा। सर अहमद वाला दिखाओ। जी अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो जी फ़ायदा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आपको नहीं आ रही मेरा ख्याल है। हमाद, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ये हमाद को ज़रा अनम्यूट करो। आवाज़ आ रही मेरी आपको? जी सर, आ रही है। इनको माइक पड़ा।
जस्ट अ मिनट। जी अब आवाज आ रही है आपको? हाँ? फायजा आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। सॉरी बेटा, थोड़ी गड़बड़ होगी, कोई पता नहीं बात नहीं सर, माइक का इट्स कोई ओके। इशू था। ये ले, आज फर्स्ट टाइम ही ऐसा होगा। ओके, तो कल वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन है जी आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। सर मैंने आपसे पूछना था, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स का बता दें, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है? जी मोहम्मद बिन जयाब, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कल वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने बोब वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी थी, उसमें जो बी पार्ट है वो जरा बता दीजिए। क्या मसला है यार? सर को भी आवाज नहीं। हम्म? आपको ओके है तो फिर इनको क्यों नहीं आ रही? ये बोल क्यों नहीं रहे? वो बोलो यार, क्वेश्चन करो। सर आपने कल बोब वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी थी, उसका जो बी पार्ट है जी वो जरा समझा दें। बोब वाली प्रैक्टिस जवाब नहीं। एक्सरसाइज दी थी सर आपने कल, प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2। चेक करो। जी सर आपने कल बोब वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज नंबर। सर लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स का बता दें, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है? जी यस सर, यस सर, थैंक्स। सर आपने कल प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 दी थी, उसमें जो बी पार्ट है वो जरा समझा दें सर इधर। जी जी सर, उसका बी पार्ट। जी जी इसका बी पार्ट सर। नहीं सर, इसका बी पार्ट है, नेक्स्ट पेज पर है। जी जी सर। जी सर।
जी 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 सर ऑफिस इक्विपमेंट 200 रुपीज। इन्वेंट्री। जी बस सर एसेट साइड पर यही है। सर कैश है 6000 एंड 350। 4000। इक्विपमेंट 200 है सर। 4000। इक्विटी सर 10,000 है और उसमें प्रॉफिट ऐड है 950। जी सर। और इसमें से ड्राइंग्स 400 की माइनस कर देनी है सर। जी सर। जी सर बस इतना ही है। सर आपको एक आपको सर बात बतानी थी। इसमें इस क्वेश्चन में अमाउंट का थोड़ा सा सर मसला है। सर इसमें जो अमाउंट्स लिखी हुई है उसका उनमें मसला है सर इसकी। जी सर। जी में जो है वो 200 ऐड हो जाएगा, या मशीन अलहदा से दिखानी है तो अलहदा दिखा दें। पहले जी मुझे ये पार्ट दिखाएं इसका। वो कह रहे हैं जी इसके डाटा में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा जी। 1500। यार ये मशीन आपने क्यों नहीं बुक की हुई? बॉट मशीन ये वाली। और ये सोल्ड मशीन। अच्छा, इसका प्रॉफिट हमने लिया हुआ है। हाँ, 2500 में से 1500 निकाल दिया तो 1000 हो गया। Bob decided himself कंस्ट्रक्शन मशीनरी डिस्ट्रीब्यूट। ओके, मशीनें उसने बेचनी है, मशीनें उसका इन्वेंट्री है बेसिकली। ठीक है जी। यहाँ क्या प्रॉब्लम है जी डाटा में, मुझे बताएं ज़रा। सर इसने ये अमाउंट्स मेरा ख्याल राउंड ऑफ की हुई हैं सोल्यूशन में। हाँ हाँ, मैंने वो आपको ख्याल सोल्यूशन नहीं लिखवाया है। भाई, बिल्कुल की हुई हैं। ये सारी राउंड ऑफ की हुई हैं।
ये सब राउंड ऑफ जी किए हैं, सर। ठीक है। मैं कहा पता नहीं जी क्या मसला हो गया, कोई मसला मुझे जी तो नहीं नजर आया स्क्वायर राउंडिंग के, ठीक है ना। तो अब आगे चलें, सोल्यूशन पे चलें। ये देखें, जी ये मैंने 5500 की मशीनें और खरीदी यानी इन्वेंट्री खरीदी है। तो चलें जरा आगे क्या होगा। इधर मैं क्या करूंगा, इसमें 5500 ऐड कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 9500, 4000 पहले था और 5500 और ऐड हो गया, और 5500 यहाँ से निकाल देंगे। 5500 निकालेंगे तो कितनी फिगर आ जाएगी जी यहाँ, 6350 में से ये आ जाएगा 850। आपकी इक्वेशन फिर टैली है, ठीक है जी, एंड सो ऑन। इसके अलावा भी कोई मसला है कि ये स्टार्ट कैसे करना था, इसको एंटर, बाकी जो ट्रांजैक्शन एंटर कर लेंगे अब जी सर। हो जाएंगी, या कोई मसला है अभी जी भी। सर कर लेंगे। बस यही स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता चल रहा था नहीं ना कि नहीं इसको। सर। हाँ ठीक हो गया, चलें आगे स्टूडेंट्स पे चले जाएं, कुछ और लोग भी पूछ रहे थे। जी काशिफ, काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई सर। आपकी आवाज आ रही है, आप पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं। ये टीवी शीवी बंद करो ना जो पास चल अच्छा रहा सर, है। ये पूछना था, ये पेड रेंट, सर ये पूछना था कि जो पेड रेंट है सर, ये जो इसका ये लोन में आएगा या सर ये कैश में जाएगा एसेट्स के अंदर, क्योंकि यार लॉन्ग टर्म इससे बेनिफिट है। क्या है जी, रेंट वाली ट्रांजैक्शन दिखाएं जरा मुझे, मैं भी देखता हूँ पीछे पिछली शीट। सर ये 5 पे है, एक सेकंड, एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट। पे रेंट, पेड रेंट ऑफिस प्रेमिसेस फॉर 3 लाख। ओ भाई उन चुप भी कर जरा ना, मुझे भी तो मौका दो बोलने का। रेंट पे किया है यार, ये जो रेंट पे करते हैं इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, ये तो उस महीने का किराया है। नहीं सर, ये वैसे हाँ, इसका बेनिफिट क्या है, लॉन्ग टर्म होता है कि लोन में शॉर्ट। ही आएगा ना सर ये लोन में क्यों आएगा, वाई इट इज लोन सर? है, रेंट दिया यार किसी सर को, क्योंकि रेंट। हमने वो जगह रेंट पे। आपके एक तो यार आपकी आवाज बड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है, मेरी पूरी बात सुन लें, आप मत बोलें बीच में, सुन लें। ये जो रेंट पे किया जी है जी यार, ये सर। तो एक्सपेंस है। जिस महीने हमने वो इस्तेमाल किया प्रेमिसेस बिल्डिंग, उस महीने का रेंट दे दिया। ये लोन का इसके साथ क्या ताल्लुक है, लोन आप इसे क्यों कह रहे हैं, ये तो एक्सपेंस है। कैश कम हो गया, कितने से कम हो गया, 300 से, राउंड हुआ है सब सारे 1000 में, और उधर ये एक्सपेंस हुआ। जब एक्सपेंस हुआ तो जो हमारी इक्विटी है वो कम हो जाएगी। 300 रुपया जो है वो इक्विटी में से माइनस हो जाना है, और 300 जो है वो कैश में से कम हो जाना है, ये इसका इफेक्ट है। ठीक हो गया। चलो जी आगे चलो। नहीं जी, बच्चों पे पार्टिसिपेंट्स पे चलो जी। मोहम्मद वकास। सर ये नादिया ऑपरेट्स बिजनेस वाली, सर ये एग्जांपल जरा करवा दें सर, इसकी समझ नहीं आ रही। वो केड़ी ना दिया, पीछे चलो जरा। सर ये एग्जांपल है पीछे, वो बोब वाली एग्जांपल से, प्रैक्टिस क्वेश्चन से अच्छा ऊपर है। अच्छा जी, अच्छा ये वाली। यस सर। ओके चलो जी, इसको भी छोड़ दें और देखें किसी और का क्वेश्चन है पहले। बस जी, और किसी का क्वेश्चन, ये वासिक था ये जिससे हम पूछ रहे हैं। ओके ठीक है जी, इस पे हम आ जाते हैं। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, होपफुली इक्वेशन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको। अब हुआ ये है, कहते हैं नादिया ऑपरेट्स बिजनेस एज ए सोल ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2013, द नेट एसेट ऑफ द बिजनेस वर 950। ठीक है जी, उसके नेट एसेट कितने थे ये दिए हुए हैं, किस डेट को, 31 मार्च 2013 को। ये क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च का, ठीक है जी 2013 का। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2013, इस साल की बात हो रही है। ये एक्चुअली 2 साल हैं, ये है 31 मार्च 13 और ये है मेरा ख्याल 31 नहीं ऐसे नहीं है, इसमें सर एक 13 उसने कहा है और एक 12 का कहा हुआ है जी सर। भाई वो जी भाई मैं 12 बताता की। हूँ, मैं सर बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक्चुअली 2 सालों का डाटा दिया हुआ है। 2 सालों का डाटा किस तरह से है कि ये वाला जो डाटा है
ये है 31/12/13 और 31/12/12 का। ये देखें, ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2013, 12 कह रहा हूँ, मार्च है, द बिजनेस मेड लॉस ऑफ दिस during the year. She was also required to invest further 290 days. The opening net asset of the business at 1st April 2012 can be calculated by working backward. ये उसने एक ही चीज के ना दो, बेसिकली इसको आप भूल जाएं, ये भूल जाएं, 2 साल नहीं है, ये एक ही साल है, ठीक है। ये उसने बनाया हुआ है 31 मार्च 13 का डाटा, ये दिया हुआ है जी उसने। ये सबसे पहले ये देखें, नजर आ रहा है जी? यस सर। उसके बाद कहता है उसने इस साल में लॉस किया 20,000 रुपए का। ये लॉस है, मैंने कल बताया था, लॉस लेस होता है ओपनिंग इक्विटी में। यस सर। ठीक है, ओके। और जो उसने कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस किया है वो कितना है? ये है 150। नादिया 2 कॉट है, ड्राइंग है, सॉरी 150 की ड्राइंग है, ये भी लेस होती हैं, कल बताया था, ठीक है। और उसने जो फर्दर इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी है? 290 की, ये रहा। अब जब एक रिकॉन्सिलेशन हम बनाते हैं, ये बेसिकली उसने हमें खामखाई आपको कंफ्यूज कर दिया। वो पहले उसने डाटा लिखा, फिर उसने सोल्यूशन निकाल दिया। जब हम इस तरह की कोई रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं तो इसमें ये वाली फिगर मिसिंग थी, उसने ये बताने के लिए ये वाला झंझट सारा किया जो मैंने काट दिया यहाँ, तो ये हमें वैसे ही पता है। अब इन 1 2 3 4 5 फिगर में से अगर एक फिगर मिस हो तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? बाय वर्किंग फॉरवर्ड और बाय वर्किंग बैकवर्ड। लाइक ये है, जब मेरे पास ये फिगर मुझे मालूम करनी हो तो मैं क्या करता हूं, और इस फिगर से मालूम करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करूंगा। लाइक जो चीज मैंने लेस की हुई है वो ऐड कर दूंगा। 950 प्लस 150, ये कितना हो गया? 1100। ये प्लस हुआ है, ये माइनस कर दूंगा 290, ये माइनस हुआ है, ये ऐड कर दूंगा 20, तो मेरे पास ये वाली फिगर आ जाए। समझ गए बात को? यस सर। ठीक है। अगर ओपनिंग दिया हुआ होता तो हमें ओपनिंग इक्विटी निकालनी है, ये वाली। अगर ओपनिंग दिया हुआ होता, क्लोजिंग निकालनी होती, फिर सीधा सीधा ही था कि ओपनिंग इधर लिखते, इसे लेस करते, इसे ऐड करते, इसे भी लेस करते, और जो रिजल्ट आता वो ये आ जाता। और अगर क्लोजिंग दिया हुआ हो और हमने ओपनिंग निकालना हो तो ये वाली चीजें जो हम लेस करते हैं रूटीन में वो ऐड करनी है, जो ऐड करते हैं वो लेस करनी है। हाँ, अब बताएं आप क्या कह रहे हैं? ठीक हो गया सर, आगे समझ चलो। यस। वो नीचे उसने वही कहानी बनाई हुई है यार, आप इसको मतलब, अब आप एक चीज ध्यान में रखें कि क्या होता है, इक्विटी इफेक्ट कैसे होती है। ओपनिंग इक्विटी जो किसी भी इक्वेशन या साल शुरू होने से पहले या किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले जो ओपनिंग इक्विटी होती है, उसके अंदर पूरे साल का जो लॉस होता है वो लेस होता है, प्रॉफिट ऐड होता है। जो ड्राइंग होती हैं वो लेस होती हैं, फ्रेश कैपिटल ऐड होता है, उन सबको ऐड लेस करके क्लोजिंग इक्विटी आ जाती है। तो अगर मुझे क्लोजिंग इक्विटी मालूम करनी हो तो मैं ओपनिंग इक्विटी में ये चीजें ऐड लेस करके क्लोजिंग निकाल लूंगा। और अगर क्लोजिंग दी हुई हो इक्विटी या नेट एसेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि इसे नेट एसेट भी कहते हैं, तो उसमें से फिर रूटीन में जो चीज लेस होती है वो ऐड कर दें, जो ऐड होती है वो लेस कर दें, तो आपके पास ओपनिंग इक्विटी आ जाए। ठीक है, यस सर, ठीक हो। चलें जी आगे। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा जी, हसन गुल जी भाई। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी में जो आईकैप ने सोल्यूशन दिया हुआ है सर, वो समझ नहीं आ रहा, और इनकी रिक्वायरमेंट भी ये है कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन एट 31 अगस्त आफ्टर ऑल द अबव ट्रांजैक्शन। सर वो मतलब उसका सोल्यूशन चेंज है, जो हम लोग अलग-अलग बना रहे हैं ना, उस हिसाब से उन्होंने इकट्ठा ही किया हुआ है, वो तरीका नहीं समझ में आया। नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 निकालो जी जरा। सर उसका जो सोल्यूशन है वो देखिएगा जरा। सोल्यूशन निकालो जी। सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन उसका 2 का पार्ट बी, ये पार्ट बी है जी। यस सर। हाँ, तो क्या हुआ ये? सर ये इकट्ठा उस क्या मतलब इकट्ठा कर दिया? ये देखें, हमने क्या किया, हमने ये कैपिटल ले लिया, उसका जुलाई का प्रॉफिट ले लिया, ड्राइंग लेस कर दी, ठीक है। तो यही हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 10,550 से, ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यही था ना, ठीक है।
यस और सर। इस साइड पर भी आप कैलकुलेट करके देखें, नॉन करंट एसेट इतने के हैं, इन्वेंट्री ये खरीदी, ये खरीदी, ये बेची, ये बेची, ये खरीदी, इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो वो भी कितना आएगा, वो भी आपके पास, इसको जरा चेक करो, कॉस्टिंग में मसला लग रहा है मुझे। सर ये मतलब चारों को मिला दिया है, हम लोग अलग-अलग कर रहे थे, वो इसलिए समझ नहीं आ रहा। बेटे चूंकि उसने क्वेश्चन बी का जो अलग-अलग किया वो तो हमने पार्ट ए में किया, ठीक है ना। यस तो सर। पार्ट बी में उसने समझाने के लिए आपको कहा कि जो इन्वेंट्री का हम ये जो हम अगस्त के महीने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री उठाएंगे, ये दरअसल जो जुलाई के महीने में जो ए पार्ट के अंदर जो इन्वेंट्री परचेज और सेल हुई है उनका नेट इफेक्ट आएगा। कितना आ रहा है 9800। ये कितना है जी? अच्छा, ये इसका टोटल उसने 96 लगाया हुआ है बेसिकली, ये 96 है और यस ये सर। 200 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया 9800, और इनका टोटल यस सर। कितना बनता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? कैपिटल है ना 10,000 और प्रॉफिट ऐड करें 950 और ड्राइंग लेस करें, सर ये 200 तो पिछले उसमें से आया ना, जो रह गया था हमारे पास पहला ए जी पार्ट में से। जी उधर से ही आ रहा है ना, वही कह रहा हूं ना। ये वाली जो, अच्छा ये वाली इन्वेंट्री इसने क्या किया हुआ है ये, ओहो, सर ये नई में से ली हैं चारों। चारों नई की हैं। यस सर, ये 1 2 3 6 1 2 4 6 ये इधर से सेकंड क्वेश्चन में से ली हुई हैं, इकट्ठा कर दिया, मैं इस चीज में कंफ्यूज हो रहा था। हाँ नहीं नहीं, इकट्ठा नहीं, आपने लहदा करना है। हाँ ये सेकंड क्वेश्चन में से ली हुई हैं। ये उसने क्वेश्चन ही सारा जो है वो यहाँ से उठाया हुआ है ना। हमारे पास टोटल ये आ रहा था ना 10,000, ये ओपनिंग आ रहा था, ये वाली जो फिगर है हमारी यही ओपनिंग आ रही थी, ठीक है। ये यस सर। 10,550, ठीक है, और उधर भी 10,550 हमारा आ रहा था, वो ओपनिंग लेके उससे आगे चलना था। वो यस सर। 10,550 इसने इधर जो है वो किस जगह पे लिया हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ ना, उसने एक तो ये 200 पीछे से आ रहा है, ये यस सर। सर ये ये कैपिटल भी पिछला है। ये 4000 भी पीछे से आ रहा है ना। यस सर। हाँ तो ये हो गया 4200। और क्या चीज पीछे से ली है इसने? सर ये नेक्स्ट पे कैश, कैपिटल भी और प्रॉफिट भी। इसने कैश नहीं लिया। कैश कितना है? कैश इसका था सर वो 6000। नीचे लिया हुआ है। हाँ यस नीचे सर। लिया, मैं चबल मारी हुई है और क्या किया हुआ, यहाँ लेना चाहिए था कैश भी। वो वाला काम। सर वो ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि वो इकट्ठा ही कह रहा है उसको, और शो नहीं भाई, अकाउंटिंग इकट्ठा इक्वेशन। नहीं कह रहा, आप समझ नहीं रहे बात को। ये ठीक है 6350 ये यहाँ नहीं आना था, ठीक हो गया। और अब वो क्या कर रहा है, पहले आप अपना ओपनिंग टैली करें। ये जो 6350 है ना, अब ये जो मैंने इधर ब्लॉक बनाया है, इस सब का टोटल 10,550 है। मैं अभी करंट क्वेश्चन पे तो आ ही नहीं रहा, मैं तो अभी ये कर रहा हूँ कि मेरी ओपनिंग इक्वेशन टैली हो, उसके बाद फिर इम्पैक्ट ऐसे देते जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर इक्वेशन का इधर प्लस माइनस करते जाएंगे। क्वेश्चन की आप जरा वर्डिंग भी पढ़ लेते हैं जी, क्या लिखी हुई, ये भी आपका, यस ये सर। क्लियर हो गया आपको? ये कंफ्यूजिंग है, यस सर ये बच्चे तो हो हैं गया। नहीं, वो बच्चे परेशान हो रहे होंगे। ये कैश यहाँ नहीं आना, ये तो ओपनिंग कैश है, ये इधर ले लिया। जैसे नॉन करंट एसेट लिए, इक्विपमेंट लिया, कैश लिया और इन्वेंट्री ली, इन सब का टोटल इधर लगाएंगे 10,550, इधर टोटल आ गया 10,000। ये कैपिटल एट द एंड ऑफ जुलाई है और ये नेट एसेट एट द एंड ऑफ जुलाई है। इससे फिर आगे मैंने स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करके यस उसके बाद मैं हर एंट्री का अलग-अलग फैक्ट दे दूं, या मैं हर एंट्री की इक्वेशन बना के आगे मूव करता जाऊं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि मेरे पास टाइम कितना है पेपर में, या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट निकालो जी, क्या है? बी पार्ट, यस यस यस, ये शो द अकाउंटिंग इक्वेशन एट 31 अगस्त आफ्टर ऑल द अबाउट ट्रांजैक्शन, ठीक है। हाँ अब ये वो आखिरी इक्वेशन मेरे से मांग रहा है। अब ये मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं कल फर्स्ट डे आपको सिखा रहा हूं, तो मैं तो अभी फिलहाल यही कहूंगा कि हर इक्वेशन का उसके अंदर इफेक्ट दे के करते 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 आखिरी इक्वेशन बनाए। उसने हमसे आखिरी इक्वेशन मांगी हुई है, लेकिन ओके सर। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम ओपनिंग इक्वेशन के अंदर ड्यूरिंग ये 6 ट्रांजैक्शन, इन सब का फैक्ट देके क्लोजिंग इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है।
वो फिर ऐसे ही करना ठीक है सर। पड़ेगा जैसे इसने किया, लेकिन जो उसने ओपनिंग किया हुआ है वो कंफ्यूजिंग है। वो हमें ओपनिंग एसेट जितने हैं 2-3 हैं वो लिखने चाहिए और ओपनिंग इक्विटी लिखनी चाहिए, और उसके बाद फिर नीचे सारे 6 के 6 फैक्ट दे के नीचे दोबारा एक टोटल कर लें, वो क्लोजिंग इक्वेशन मान जाएगी। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ओके सर, यस सर, जी थैंक यू सर। नेक्स्ट। और भी क्वेश्चन था जी किसी का? जी अली। सर ये पार्ट बी में 30 सर 3 वाली ट्रांजैक्शन देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में जी। हाँ जी। यस सर। रिसीव टेलीफोन बिल ऑफ फॉर ₹100,000। ये देखें टेलीफोन का बिल आया है। अब ये अगर बच्चों ने इसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो बड़े आराम से अटेम्प्ट हो गया होगा, और अगर वो नहीं है फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब बिल आता है तो इसका मतलब ये है कि हमने पे नहीं किया। जब बिल आता है इसका मतलब है हमारा खर्चा हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया। तो क्या करेंगे, इसको एक दफा अपनी लायबिलिटी बनाएंगे ये 300 को, ठीक है, कि बिल पेएबल है, और क्या करेंगे अपनी इक्विटी में से 300 माइनस करेंगे। उसकी वजह क्या है? नहीं 300 नहीं है, 100 है। 100 इक्विटी में से माइनस करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया है, हमने कंज्यूम कर लिया बेनिफिट, पैसे अभी नहीं दिए, वो अलहदा बात है, वो पेएबल है। तो इसका इम्पैक्ट, दोनों इम्पैक्ट लायबिलिटी साइड पर आएंगे। 100 रुपए से जो होगा वो क्या होगा, आपकी इक्विटी कम हो जाएगी क्योंकि एक्सपेंस हुआ है, और उस लायबिलिटी साइड पर ही 100 रुपए की लायबिलिटी ऐड हो जाएगी बिल पेएबल की। ठीक है जी, तो इस ठीक है तरह सर। से इसका एसेट साइड पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है जी? और ओके देखो सर। भाई, और देखो भाई किसी का क्वेश्चन है? और जी किसी का क्वेश्चन? ओके फाइन जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, हमने कल क्वेश्चन नंबर आपको 2 तक काम करने के लिए दिया था, ऐसे ही है? ओके। और ये जो प्राचा एंटरप्राइजेज वाला क्वेश्चन है, ये मैंने कहा था कि ये मैं इधर खुद आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले, अच्छा ये जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन होता है ना, ये बड़ा ट्रिकी होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये नॉलेज पीछे इक्वेशन का ही होता है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना जरूरी है कि यार उसने आखिर सवाल में पूछा क्या है। ठीक है, तो इस सवाल में वो कहता है शो द इफेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये प्योरली क्या हुआ है, उसने इफेक्ट पूछे हुए हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास रीजनेबल टाइम हो तो आप क्या करें, ये इफेक्ट एंट्री वाइज भी कर सकते हैं, और अगर टाइम का प्रॉब्लम हो तो ये इफेक्ट जो है वो इकट्ठे भी दे सकते हैं। इसका सोल्यूशन निकालें जी जरा, ताकि बच्चों को उसी हिसाब से मैं बता दूं। आगे आगे आगे, ये आ गया। ठीक है, ये देखें इसने हर एंट्री का अलहदा अलहदा इफेक्ट दिया हुआ है जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और आगे उसने ये इधर हेड लिखा हुआ है, ये इधर उसने उन एसेट और लायबिलिटीज को इफेक्ट लिखा हुआ है। तो टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला जो काम करना है ना, इसके अंदर बहुत टाइम लगेगा, ये बेसूद है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले ऊपर वो लिखें इक्वेशन, और उसके बाद हर एंट्री का उसके अंदर इफेक्ट देते जाएं। ठीक है, मे बी कोई 2-4 मिनट इसमें बच ही जाएं, ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। तो निकालो जी, एक साफ पेज निकालो, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगली शीट निकालो। ओके, तो सबसे पहले हम इधर ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी, ठीक है, प्लस लायबिलिटीज। ओके, अच्छा जी, अब पहली ट्रांजैक्शन निकालने क्वेश्चन की क्या है, पीछे चले जाइए, यहां से। अच्छा, अब इशू ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी कोई ओपनिंग इक्वेशन आपको नहीं दी हुई, हमने सिर्फ क्या करना है, उसके फैक्ट बताने हैं कि इससे क्या होगा। ठीक है, एसेट साइड पर क्या इफेक्ट आएगा और लायबिलिटी साइड पर जो है इसका क्या इफेक्ट आएगा। लाइक वो कहता है मशीन कॉस्टिंग 450,000 एंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 120,000 वाज सोल्ड फॉर ₹150। एक मशीन जो कि बुक्स में 120,000 की आ रही थी, उसकी कॉस्ट थी 450 जब मैंने ओरिजिनली खरीदी थी,
और उसकी जो बुक वैल्यू है वो है 1,20,000। आज उसकी वैल्यू बुक्स में 1,20 है, डेप्रिसिएशन हो के उसकी वैल्यू कम होती जाती है। डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। और वो बिक कितने की गई है? 1,50,000 की। यानी क्या हुआ कि हमने मशीन जो है ये 450 की जो हमने खरीदी थी, अब इसका इफेक्ट निकालो जी जरा इसका सोल्यूशन का। हाँ, यही था। इसको जरा हम थोड़ी देर के लिए रिमूव करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारा कैश बढ़ गया क्योंकि ये इक्वेशन नहीं बन रही, क्योंकि इक्वेशन तब बनेगी जब एक ओपनिंग इक्वेशन हो, दोनों साइडें उसकी बराबर हों। ये वो हर इंडिविजुअल एंट्री का इफेक्ट पूछ रहा है। मैंने फिर कहा कि नॉलेज इक्वेशन का ही यूज होना है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बतानी है, ठीक है। तो ये ऊपर उसने इक्वेशन लिख दी जैसे मैंने लिखी है, ये देखें कॉलम बना दिए 3, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इधर वो हेड लिख दिए जो कि इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ लिखा कैश एंड बैंक। कैश जब 1.5 लाख की चीज बेचेंगे तो कैश में ये 1.5 लाख ऐड हो जाएगा, उसने ऐड किया हुआ है। और फिक्स्ड एसेट जो है वो मेरी बुक्स में ये वाला 1,20,000 का वो मेरी बुक्स में आ रहा था। ये सारा काम करने की जरूरत फिलहाल आपको नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता ही नहीं है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, ठीक है। अभी आप ये समझ लें कि आपके पास 1,20,000 का एसेट था बुक्स के अंदर, वो कम हो गया एसेट साइड पर ही, तो फिक्स्ड एसेट जो है वो 1,20 से ये देखिए माइनस हो गया, ठीक है। और ऐसा होने से क्या हुआ, मेरे पास 1.5 लाख रुपया कैश आया। मैंने 1,20,000 की मशीन जब 1.5 लाख रुपए में बेच दी तो मुझे 30,000 की इनकम हुई, गेन हुई, ठीक है। वो गेन क्या होगी, वो मेरी इक्विटी को बढ़ा देगी, ये इक्विटी बढ़ गई इधर। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट दोनों साइडों पे सेम आएगा। ये देखें 1,50 जमा हुआ, 1,20 माइनस हुआ, तो 30,000 जमा हो गया इस साइड पर, 30,000 इधर भी जमा हो गया। तो हमारी इक्वेशन की दोनों साइडों पर इक्वल इफेक्ट जो है वो आ गए। उसके बाद आए जी ट्रांजैक्शन नंबर 2 के ऊपर। ये बड़ा काम खराब है। ये देखें, A purchase order for supply of goods amounted to 1.5 million was issued ABC Co. Payment would be made on delivery on the goods ABC and Co. accepted the purchase order immediately. ये देखें, किसी को परचेज ऑर्डर देने का मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने आपको याद है बताया था जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा था, परचेज ऑर्डर हमने कहा कि भाई ये चीज़ हमें दे दें, उन्होंने कहा जी ठीक है जी दे देते हैं। अब क्या उन्होंने दी और क्या हमने उसे रिकॉर्ड किया, ये उस दिन पता चलेगा जब वो माल मुझे डिलीवर होगा, उस दिन मैं परचेज रिकॉर्ड करूंगा। पैसे बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन परचेज की रिकॉर्डिंग किस दिन करनी है, जिस दिन मुझे माल डिलीवर हुआ। तो यहाँ तो अभी सिर्फ परचेज ऑर्डर हुआ है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लिहाजा ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट जो है, ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ही नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं जाएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 200,000 were sold at 40% above cost. 20% of the sales amount had been received in advance and the remaining amount is to be received within 60 days. लो जी, दो इशू हैं। एक तो ये है कि 2 लाख की चीज 40% प्रॉफिट पे बेची, एक ट्रांजैक्शन तो ये हुई। फिर उसमें से कुछ उधार बेची है, कुछ कैश बेची है, ठीक है। ये देखें, जब मैं 2 लाख की चीज, इधर ही कर देते हैं, 2 लाख की चीज को मैं 40% प्रॉफिट के, इसका मैं प्रॉफिट निकालूं इनटू 40%, 40% अबव कॉस्ट, यानी ये 140% कर दूं। मैथ आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर समझते होंगे, लायक लोग हैं। तो ये कितना हो गया जी, 2,80,000। ये चीज इतने की बिकी है। अब इस 2,80,000 में से 20% ऑफ द सेल अमाउंट हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस एंड द रिमेनिंग, यानी 20% हमें पैसे मिल गए, इसका 20% ले लें, ये हमारे पास कैश आ गया। कितना है जी, 56,000। और बाकी ये हमारे पास कैश आ गया, और बाकी 280 में से 56,000 निकाल दिया, बाकी कितना बचा जी, 2 लाख। वो 80% बचा, वो कितना बचा, 2,24,000 जो है वो क्या है, वो उधार है, ठीक है। अब आ जाए जरा, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। नंबर 1 मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर सोल्यूशन पे जाएंगे। 2 लाख से इन्वेंट्री कम होगी, 2 लाख की चीज बिकी है ना, 2 लाख कॉस्ट की चीज, इन्वेंट्री कम हो गई, ठीक है। उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ हमें,
80,000 का, 80,000 से इक्विटी बढ़ा दें, प्रॉफिट से इक्विटी बढ़नी है, ठीक है। दो फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट क्या है, 56,000 से कैश ने इंक्रीज होना है और 2,24,000 से रिसीवेबल ने इंक्रीज होना है एसेट साइड पर। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है लेकिन अल्टीमेटली नॉलेज इक्वेशन का ही अप्लाई होता है। अब चलें जरा सवाल के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर। ये देखें क्या हुआ जी, स्टॉक कम हुआ 2,20,000 से, इन्वेंट्री जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल, इसके ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी आई है 2 लाख की, और सेल कितने का हुआ 2,80,000 का। मैं इसका इफेक्ट नेट करके देता हूं, मैं इसका इफेक्ट क्या कर देता हूं, नेट कर देता हूं कि जी 80,000 का प्रॉफिट हुआ इक्विटी में, ये देखें ऐड हो रहा है, ये माइनस हुआ इक्विटी में, ये ऐड हुआ, तो मीन 80,000 ही ऐड हुआ ना, प्रॉफिट ऐड हुआ। 56,000 हमें कैश मिल गया, ये कैश में ऐड हो गया, सॉरी रिसीवेबल 2,24,000 आ गए मेरे, ठीक है। रिसीवेबल कितने के आ गए 2,24,000 के, और हाँ वो ये कह रहा है कि 56,000 हमने एडवांस में लिया, यानी सेल से भी पहले ले लिए पैसे। इधर टैली करो भला, टैली होती है। 24,000, इधर इफेक्ट कितना आया इसका, 24,000 हम 2 लाख माइनस किया और 2,24 ऐड किया तो 24,000 ऐड हुआ, और इधर 80,000 ऐड हुआ और 56,000 माइनस हुआ, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो कैश नहीं आया, कैश आया है लेकिन एडवांस में आया है। इस पे कोई मसला नहीं है, ये 80,000 ऐड हो गया, ये 2 लाख की चीज़ बिक गई है। जब बिक गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा एक्चुअली हुआ क्या था, ये एक्चुअली जो उसने ट्रांजैक्शन लिखी हुई है ना, ये कंफ्यूजिंग लिखी हुई है। इससे पहले एक ट्रांजैक्शन हुई होगी, ज़रा इसके जाना ज़रा उसके क्वेश्चन के ऊपर। 20% ऑफ द सेल अमाउंट हैड बीन रिसीव्ड, ये देखो ना मेरी अंग्रेजी का मसला है, हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस, ये रिसीव हो चुकी थी, पहले रिसीव हो चुकी थी हमारी इस ट्रांजैक्शन से पहले। जब वो पैसे एडवांस रिसीव हुए थे तो वो हमारी लायबिलिटी थी। जब कोई मुझे पैसे देता है एडवांस में, मैंने उसे कोई चीज़ देनी होती है, तो वो मेरी लायबिलिटी है। तो उस वक्त क्या हुआ होगा, मेरा कैश इंक्रीज हुआ और मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, ऐसे हुआ होगा ना। ये देखें, इधर मेरे पास कैश आया होगा 56,000 रुपए का, ठीक है, और इस साइड पर एक लायबिलिटी आई होगी, उसको हम कहते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, वो कितना होगा, वो भी 56,000 का। ये इक्वेशन, ये एंट्री हमारी इस एंट्री से कहीं पहले हुई है, क्योंकि ये लिख रहा है कि 20% ऑफ द सेल हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस, कि पहले एडवांस हो चुकी थी, और अब जब सेल हुई है, आपने एडवांस दिया, अब जब सेल हुई है तो अब आप एंट्री रिकॉर्ड करें। देखें ना, बाज का ऐसे होता है, मैं आपको कहता हूँ यार ये 20,000 तो पकड़ो ना, तो चीज़ मैं तुमसे ले लूंगा। अब वो 20,000 जब पकड़ाया तो वो मेरी लायबिलिटी बनी ना, कि मैंने उसके बदले में काम करना है, लेकिन मेरे पास कैश आया, लिहाजा कैश एसेट इंक्रीज हुआ, उधर लायबिलिटी साइड पर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर की एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब जिस दिन मैं बाकायदा गया सेल करने के लिए, मैंने कहा भाई चीज़ मुझे दो ये वाली, उसने कहा कि भाई ये 280 की तुम्हें मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन यार पैसे कैसे देंगे, मैं कहूँगा यार तुम वो जो मेरा एडवांस है वो एडजस्ट कर लो और बाकी पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये स्टोरी है बेसिकली, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, अब हमारी
ये वाली ट्रांजैक्शन ये वो वाली ट्रांजैक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कल मैं इसीलिए कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसको खुद एक्सप्लेन करूंगा। वो जो पहले वाली ट्रांजैक्शन है वो हो चुकी हुई थी, हैड बीन। अब ये ट्रांजैक्शन हो रही है। अब जब ये ट्रांजैक्शन होगी, सोल्यूशन पे जाओ भाई, ये देखें, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों? कि जब मैंने चीज दे दी तो ये 56,000 तो मेरा राइट बन गया, तो वो मेरी अब लायबिलिटी नहीं रही, बल्कि उल्टा मैंने पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? 2,24,000। ठीक है, अब समझ आई बात की। ये इन्वेंट्री कम हुई, ये 80,000 इन दोनों को मिला के प्रॉफिट हुआ। ये 56,000 जो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी थी, जब मैंने चीज बेच दी तो वो लायबिलिटी फौरन कम हो गई, ये डिक्रीज हुई है। और ये 2,24,000 अब मैंने पैसे लेने हैं, ये मेरा रिसीवेबल हो गया। इन सब का आप इफेक्ट दोनों साइडों पर देख लेंगे, इधर भी और इधर भी, तो वो 24,000 से ये बड़ा है, 24,000 इधर, नेट इफेक्ट बड़ा। इक्वेशन जो है वो फिर टैली है। कोई हैंड रेज कर रहा था? अच्छा भाई, किसी ने हैंड रेज किया था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। मुझे एक्सप्लेन कर लेने दिया करें, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि आपका क्वेश्चन उस एक्सप्लेनेशन में छुपा हुआ होता है। आगे चलें जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? ये देखें, ये सारी उल्टी सीधी सी ट्रांजैक्शन है। उल्टी सीधी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये देखें, रेंट अमाउंटेड ₹600,000 वाज पेड फॉर ऑफिसेज प्रेमिसेस। इसको मैं पहले सफाई कर लूं इसकी। ओके, अच्छा, रेंट अमाउंटेड ₹600,000 was paid for offices premises. 40% of the rent paid had already been accrued in the books. अब ये देखें, कहता है कि जो रेंट हमने पे किया ना, रेंट 6 लाख रुपए का was paid for office premises, ये पे किया गया। अब जब ये पे किया गया, उससे पहले क्या हो चुका था? जैसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में पहले वो 20% एडवांस ले चुके थे। 40% of the rent paid had already been accrued in the books. इस रेंट का 40% कितना बना? 2,40,000। ठीक है, वो जो 2,40,000 था वो हम ऑलरेडी बुक कर चुके थे एक्सपेंस के तौर पर, पहले बुक हो चुका था। यानी मेरे ऊपर रेंट ड्यू हो गया था, मैंने वो रेंट अभी दिया नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर ड्यू हो गया था। तो उस दिन मैंने एंट्री क्या कर ली? रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया और रेंट पेएबल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रेंट पेएबल मेरी लायबिलिटी बन गई। ज़ाहिर है भाई, मैंने 2 महीने घर इस्तेमाल कर लिया या जो भी बिल्डिंग थी, तो अब वो मैंने देना है। एक तो वो मेरा एक्सपेंस हुआ रेंट, और दूसरा वो कैश में से नहीं दिया, वो पेएबल बुक कर लिया। अगेन एक लायबिलिटी इस एंट्री से पहले एग्जिस्ट करती है। समझ आई बात की? अब हम ये जो 6 लाख देंगे, इसमें से 2,40,000 तो वो लायबिलिटी डिक्रीज होगी जो पहले से मेरे जिम्मे बना हुआ था, और जो बाकी अमाउंट है वो मेरा इस इक्वेशन, इस एंट्री के नतीजे में एक्सपेंस बनेगा, और मेरा कैश 6 लाख अभी के अभी गया है। ठीक है, अब आप जाएं जरा सोल्यूशन के ऊपर। अच्छा जी, अब इसको भी जरा देख लें। ठीक है, इसको, अच्छा ये देखिए कि क्या हुआ, कैश मेरा 6 लाख कम हुआ, समझ आती है? कैश जितना कम होगा वो कम कर देना है। ये देखें, ये 2,40,000 जो पहले मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मेरे ऊपर पेएबल था, वो इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में जब पे हुआ 6 लाख, तो ये जिम्मेदारी खत्म हुई, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, लिहाजा मैंने इधर से इसे माइनस कर दिया। और वो जो बाकी रेंट था वो क्या हुआ? वो रेंट मेरा एक्सपेंस बन गया। तो रेंट एक्सपेंस जितना होगा उससे क्या होगा, मेरी इक्विटी जो है ये क्या हो जाएगी? ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखें, वो वाला जो 2,40 है वो पिछले महीनों का कहीं रेंट था, पिछले साल का था, जो भी पीरियड था, तो वो उस वक्त एक्सपेंस ट्रीट हो गया, और उस वक्त एक इफेक्ट इक्विटी में चला गया होगा और एक इफेक्ट लायबिलिटी स्टैंड कर गई होगी, क्योंकि इनकम या एक्सपेंस का इफेक्ट तो इधर इक्विटी में आ जाता है, लेकिन किसी भी एसेट या लायबिलिटी का इफेक्ट जब तक वो पे ऑफ ना हो जाए या रिसीव ना हो जाए, वो वहां रहता है इक्वेशन के अंदर। तो ये लायबिलिटी मेरी इक्वेशन में थी। जब मैंने ये 6 लाख पे किया तो क्या हुआ? एक तो ये लायबिलिटी कम हो गई, ये नील हो गई। ठीक है, और कैश 6 लाख कम हुआ, और जो बाकी पैसे मैंने 2,40,000 के अलावा दिए हैं वो इस पीरियड का एक्सपेंस है,
लिहाजा मेरी इक्विटी को वो कम कर देगा 3,60,000 से। ठीक है जी, आगे चलें। ओके, अब ये क्वेश्चन देखें, a loan installment of rupees 545,000 including interest expense amount to rupees 40 was paid। सीधी सी बात है, एक लोन की इंस्टॉलमेंट पे की गई है, कितने की? 5,45,000 की। देखें ये जो लोन होते हैं ना, जब हम लेते हैं, मैंने 5 लाख लोन लिया, लेकिन वापस करना है तो भाई 5,45 करना है। अब मैंने जिस वक्त लोन लिया होगा, मैंने लायबिलिटी कितनी बुक की होगी? 5 लाख, क्योंकि 5,45 तो मैं उतना पीरियड लोन इस्तेमाल करूंगा तो 45 ऊपर दूंगा, अगर मैं अगले ही दिन दे दूंगा तो शायद मुझे 45,000 ना देना पड़े। तो ये जो लायबिलिटी की डेफिनेशन है उसमें ये 45,000 नहीं आता, 5 लाख तो आता है। ठीक है, लिहाजा मेरा जो लोन डिक्रीज होगा, मेरे पास कोई लोन लिया हुआ होगा उसकी इंस्टॉलमेंट के अंदर जिसमें 45,000 इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो कीमत है पैसे को इस्तेमाल करने की, इंटरेस्ट वो लोन की रीपेमेंट तो नहीं है। और ये जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो इसका बेनिफिट मेरे लिए खत्म हो गया, क्योंकि मैंने इसके अगेंस्ट लोन इस्तेमाल कर लिया। अब क्या होगा, एक तो मेरा कैश 5,45 से कम हो जाएगा, ज़ाहिर है कैश गया है, ये कम हो जाएगा। ठीक है, और मेरा एक्सपेंस हुआ 45,000 का, और हर एक्सपेंस इक्विटी को कम करता है, इसने इक्विटी में से कम हो जाना है। और लोन मेरा आ रहा होगा, जैसे सारी लायबिलिटी, जैसे ये 20% एडवांस लिया था तो लायबिलिटी आ रही थी, ये एक्रूड रेंट हमारे जिम्मे पड़ गया था, पड़ा हुआ था, हमने देना था, ये लायबिलिटी। इसी तरह ये लोन लिया हुआ होगा, उसकी लायबिलिटी पहले से आ रही होगी, तो वो लायबिलिटी इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में 5 लाख से डिक्रीज हो जाएगी। तो 5 लाख से लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, 45,000 से एक्सपेंस की वजह से इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी, और 5,45,000 से कैश डिक्रीज हो जाएगा। चलें जी उधर, ये देखें कैश कम हुआ 5,45,000 से। ठीक है, लोन कम हुआ, लायबिलिटी जो लोन की थी 5, और 45,000 से मेरी इक्विटी कम होगी। एक बात आपको मैं और बताता चलूं, कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नरेटिव फॉर्म में भी आंसर करते हैं। नरेटिव फॉर्म में कैसे आंसर करते हैं? उसने इफेक्ट ही पूछे हैं ना कि इक्वेशन के इसके ऊपर क्या होंगे, उसने इक्वेशन बनाने को तो नहीं कहा, ना इक्वेशन बन सकती है क्योंकि ओपनिंग इक्वेशन ही नहीं दी हुई, तो इक्वेशन नहीं बन सकती। ठीक है, इफेक्ट जो है उसने पूछे हैं। तो एक साफ शीट निकालो यार, जैसे ये आखिरी वाली एंट्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एक इस तरह नोट भी बना सकते हैं कि दिस transaction will affect the equation as under। क्या लिखेंगे? कैश will be decreased by rupees 5,45,000। ठीक है जी, ओके। लोन liability will be decreased by rupees 500,000। ठीक है, और रेंट एक्सपेंस will decrease equity by rupees 45,000। दिस विल बी आल्सो ए करेक्ट आंसर। ठीक है, वहां हमने इक्वेशन की शक्ल में एडलेस कर दिए, ये जो हेड थे ये हमने इधर साइड पे लिख दिए हैं, और फिगर वर्क आगे कॉलम्स में कर दिया, ऊपर लिख दिया कि ये एसेट साइड है, ये इक्विटी है, ये लायबिलिटी है। निकालें जरा सोल्यूशन। ये देखें, ये हेड लिख दी है, मैंने लिखा ना, ये देखें कैश विल बी डिक्रीज्ड बाय रुपीज दिस, लोन विल बी डिक्रीज बाय रुपीज दिस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस विल रिड्यूस द इक्विटी बाय रुपीज दिस। ठीक है, तो वो आप नरेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं जब वो इफेक्ट मांगे, क्योंकि इक्वेशन ओपनिंग दी हुई होगी या ओपनिंग इक्वेशन बनाने का डाटा दिया होगा, फिर मैं इनकी इक्वेशंस बना सकता हूँ। अभी सिर्फ इफेक्ट ही बताए, उसने पूछे भी इफेक्ट ही होंगे जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो मेरा ख्याल अब ये क्लियर होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। आगे चलें जी जरा। अच्छा जी, अब इसमें अगला क्वेश्चन कौन सा है जी? एक मेरा ख्याल आखिरी क्वेश्चन एक रह गया है, आगे चलें। यस, बस जी अगला, आगे सोल्यूशन शुरू हो गया ना जी, पीछे चलें दोबारा। हैं, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, हाँ ठीक है।
6 क्वेश्चन है टोटल। ओके अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ देखें, शो द इफेक्ट ऑफ द अबव इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, यहाँ उसने कहा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में इनके इफेक्ट बताएं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 842,000 वर रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, ये सप्लायर को आपने रिटर्न कर दी हैं, यानी ये क्या हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी और बताता चलूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस स्टेज पे देना जरूरी है, लेकिन जो अकाउंटिंग इक्वेशन के इस तरह ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स हैं कि क्या होंगे, वो शायद जब हम पूरा सिलेबस पढ़ के ये इफेक्ट्स डिटरमिन करेंगे तो वो, अगर अभी वो उसको मैं रैंक करता हूँ अंडरस्टैंडिंग को 2 आउट ऑफ 10, तो फिर शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग 9 आउट ऑफ 10 हो जाती है। इफेक्ट्स जो होते हैं, अलबत्ता इक्वेशन जो है बनाना वो इस स्टेज के ऊपर जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क यही है कि जो काम मैंने आपको करवाया है आपने वही काम करके आना है। ये क्वेश्चन भी मैं खुद इधर आपके साथ सॉल्व करूंगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन कीजिएगा या जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो कीजिएगा। इससे आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैं खुद करूंगा जी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट देखें, गिव ब्रीफ नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। ये देखें, यहां उलट हो गया काम, उसने हमें इक्वेशन दे दिए और वो कहता है कि हर एक की ट्रांजैक्शन बताएं क्या हुई है। ठीक है, मसलन ये देखें, 50,000 कैश ज्यादा हुआ। अब सोचना है कि ये कब हुआ होगा। 50,000 रिसीवेबल बड़ा डेटर मीन रिसीवेबल, ये सवाल दिया हुआ है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, ये पेपर का क्वेश्चन है। इन्वेंट्री जो है वो मेरी 75,000 से कम हुई है। ठीक है, और ओनर्स इक्विटी जो है वो 25,000 से बड़ी है। अब इसकी एंट्री बतानी है। ठीक है, मैं कहता हूं, मैं एंट्री बताता हूं। एंट्री क्या हुई है, 75,000 की चीज 1 लाख रुपए में बेची है, जिसमें से 50,000 कैश आया और 50,000 उधार किया। ठीक है, 75,000 की इन्वेंट्री कम हुई, 75,000 की चीज बिकी, 25,000 ओनर इक्विटी बढ़ा यानी प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब वो लाख की बिकी। अब उस लाख की जब वो बिकी है तो मेरे पास कैश में लाख आना चाहिए था, लेकिन कैश में 50,000 आ रहा है, तो बाकी रिसीवेबल भी बढ़ रहा है। इसका मतलब आधे पैसे कैश में मिल गए हैं और आधे पैसे जो हैं वो उधार हो गए हैं। तो हम लिखेंगे गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 100,000 आउट ऑफ विच 50,000 इज रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, ये इसकी ट्रांजैक्शन आसान है, ये आपको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये ट्रांजैक्शन देखें, कैश 20,000 से जमा हुआ, रिसीवेबल 50,000 से कम हुआ और 30,000 से ओनर इक्विटी डिक्रीज होगी। अगेन प्रॉब्लम वही आ रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगले सिलेबस से, अब ये इसमें क्या हुआ है, आपने उधार लेना था ना 50,000, ये कम हो गया 50,000, यानी पैसे आ गए, लेकिन 50,000 आना चाहिए था, इधर तो 20,000 आया है। इसका 20,000 कैश आया, लेकिन रिसीवेबल 50,000 से कम हो गया। ये जब मैं बैड डेट्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा, जब मैंने किसी से पैसे लेने हों और वो मेरे पैसे मार ले तो उसे बैड डेट्स कहते हैं, वो मेरा एक्सपेंस होता है। जैसे मेरे पैसे जाया हो गए, कंज्यूम हो गए, चोरी हो गए, ऐसे कह लें, तो वो एक्सपेंस होता है और हर एक्सपेंस इक्विटी को कम करता है। तो 50 में से 20 मिला, 30 ने इक्विटी को कम किया, इसका मतलब है 30,000 हमारा क्या हुआ है, बैड डेट्स हुआ। तो ट्रांजैक्शन क्या होगी इसकी कि 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल आउट ऑफ 50,000 एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, कि उससे एंड 30,000 कंसिडर्ड एज बैड डेट्स भी कह सकते हैं। मैंने उसे डिस्काउंट कर दिया तब भी वो एक्सपेंस ही बनेगा, कुछ मेंशन नहीं है। ये बैड डेट्स भी हो सकते हैं या मैं उसे डिस्काउंट भी कर सकता हूँ, बाद में भी कुछ डिस्काउंट कर देते होते हैं, तो ये वाला कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा ये ट्रांजैक्शन ऐसे बन जाएगी कि जी। इसी तरह ये देखें कि 23,000 इन्वेंट्री कम हुई है और 23,000 हमारी लायबिलिटी बढ़ी है। ये क्या हुआ है, ये फिर वही एंट्री आ गई, ये हमने गुड्स वापस, किसी से उधार खरीदा हुआ था 23,000 का, उसको वापस कर दिया। जब उसे वापस करेंगे माल तो इन्वेंट्री कम हो गई, ये देखें कम हो गई, और लायबिलिटी जो थी, जो उसके पैसे देने थे, जाहिर है अब जब उसे माल वापस कर दिया तो वो पैसे भी हमने उसे नहीं देने हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये देखें, कैश 15,000 से कम हुआ, इक्विपमेंट 65,000 से और 50,000 से। ये क्या है, 65,000 का इक्विपमेंट हमने
15,000 देकर और बाकी पैसे वादा करके खरीद लिया, ठीक है। यानी इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹65,000 वाज परचेज बाय पेइंग ₹50,000 एंड रिमेनिंग विल बी पेड आफ्टरवर्ड। तो क्या हुआ कि 50,000 लायबिलिटी बन गई और 65,000 का इक्विपमेंट आ गया और 15,000 कैश में से निकल गया। दोनों साइडों पे इफेक्ट हर इक्वेशन में बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, ये 15,000 की इन्वेंट्री कम हुई है और 15,000 की ओनर इक्विटी कम हुई है। ये भला कब होता है? ड्राइंग, जब वो गुड्स की ड्राइंग करता है, ठीक है। तो ड्राइंग इन्वेंट्री टेकन एज ड्राइंग ₹15,000, तो इन्वेंट्री कम हो गई और चूंकि ड्राइंग हुई है तो ओनर इक्विटी में से वो ड्राइंग जो है वो कम हो गई। तो थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि यार ये इक्वेशन किस ट्रांजैक्शन की बनेगी, वो ट्रांजैक्शन लिखनी है। ये देखें 60,000 कैश आया, 55,000 ये क्या हुआ जी, इक्विपमेंट माइनस हो गया। हाँ जी, वो जो इक्विपमेंट था हमारे पास पड़ा हुआ 55,000 उसकी बुक वैल्यू रह गई थी, वो हमने 60,000 का बेच दिया और उसके ऊपर हमें क्या हुआ 5,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ने इस इक्विटी को क्या किया, बढ़ा दिया। इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 55,000 वाज सोल्ड फॉर ₹60,000, ये इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये देखें कैश कम हुआ, रिसीवेबल कम हुआ और इधर से लायबिलिटी कम हुई। मैंने पैसे देने थे किसी के, वो ऊपर देने हैं ये वाले 23,000, ये देखें ये मैंने उसमें से मैंने 20,000 दिया। कैसे दिया मैंने, ये भी पंगा, मैंने उस बंदे से पैसे लेने भी थे 17,500 और 20,000 उसके देने थे किसी के और 17,500 उससे लेने थे। बिजनेस में ऐसे होता है यार, एक बंदे से उसको माल बेच भी सकते हैं, उससे माल खरीदा भी हो सकता है। तो ये 17,500 उससे लेना था और ये 20,000 उसका देना था। ये मैंने उसे कहा कि भाई मैंने तुम्हारे 20,000 देने हैं और 17,500 लेने हैं, तुम ये एडजस्ट कर लो और बाकी 2,500 मेरे से ले लो, ठीक है। तो क्या हुआ कि अमाउंट रिसीवेबल amount of 17,500 receivable was adjusted against payable of 20,000 by paying the balance amount। ये ट्रांजैक्शन हो गई कि बैलेंस अमाउंट दे के हमने ये एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है। इसी तरह ये वाली ट्रांजैक्शन देखें, लायबिलिटी कम हुई है और इक्विटी बढ़ गई है। ये क्या हुआ है? कोई ऐसी ट्रांजैक्शन सोचें जिसमें लायबिलिटी कम हो और इक्विटी, ये आपको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। क्या हुआ है, आपको डिस्काउंट मिला है। आपने किसी के पैसे देने थे, अब उसने आपको वो पैसे छोड़ दिए। जब उसने वो पैसे छोड़े, डिस्काउंट दिया, तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई और जो डिस्काउंट आपको मिला वो आपकी एक इनकम होती है और उस इनकम ने क्या किया, ओनर्स इक्विटी को बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, इनमें कोई स्टूडेंट इसके अलावा भी कोई ट्रांजैक्शन सोच सकता है, मतलब ये वाला सिनेरियो मल्टीपल ट्रांजैक्शन में हो सकता है, लेकिन अभी हमने जो ट्रांजैक्शन सोची वो ये सोची है कि a balance of ₹17,000 payable to a supplier is written off, राइट ऑफ कर दिया उसने, मुझे डिस्काउंट दे दिया। जब वो डिस्काउंट देगा तो इनकम बनेगी और वो जो जब लायबिलिटी कम हो जाएगी, ज़ाहिर है जब उसके पैसे नहीं देने तो लायबिलिटी फारग हो गई। उसके बाद ये देखें डेटर्स कम हो रहे हैं, इन्वेंट्री बढ़ रही है और 7,000 हमारी ओनर्स इक्विटी जो है वो भी कम हो रही है, ठीक है। इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। ये क्या कह रहा है भाई? जी वासिक जी भाई। सर ये बस वाई फायरिंग ही हो रही है, इसका तो समझ ही नहीं आ रही कि सर ये मतलब आपको तो पता है ना सर, हमें इन चीजों का नहीं पता सर, हम किस इसको चीज किस का तरह नहीं पता? सोचें, मतलब क्या करें? नहीं मतलब सर ये डेबिट क्रेडिट सर कभी ये वो मतलब ओनर से ले रहा है, कभी उसको दे रहा है, मतलब नहीं, सर इसको कैसे? मैंने डेबिट क्रेडिट की तो बात ही कोई नहीं की। मैंने तो जमा मनफी में बात अभी कर रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट तो जो यस सर। जहाँ सिलसिला छोड़ा हुआ था वहां पर मैंने रोका हुआ है, ठीक है ना। नहीं सर, वो इफेक्ट की बात कर रहा हूँ सर, वो आप हाँ, किस तरीके से सर मतलब सोचते हैं? मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि इस लेवल के ऊपर ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन होती क्या है।
ये जो इफेक्ट्स की डिटर्मिनेशन है ये मैंने इस क्वेश्चन को करने से पहले बताई है। इफेक्ट्स की डिटर्मिनेशन या इफेक्ट से ट्रांजैक्शन की डिटर्मिनेशन जो है ये सिलेबस पूरा करने के बाद 99% इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ज़ाहिर है जब हम मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन करेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो मुझे डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो है वो मेरा नॉलेज का हिस्सा बनेगी, तो मुझे उनका पता चल जाएगा। आप सही कह रहे हैं, आपको अभी इस वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि यार ये सर को तो पता चल गया कि आपको आता है और हमें कैसे पता चलेगा। ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, कोई एक आध एंट्री इसमें आई है, ये वाली एंट्री जो इसमें आई है अभी वाली 17,000 वाली, ये थोड़ी सी, लेकिन पीछे जो ट्रांजैक्शन है वो तो क्लियर है। उनमें अगर आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, क्योंकि आपका हैंड रेज हुआ है और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे बताया अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वक्त क्लास के अंदर तकरीबन 90 स्टूडेंट है मेरा ख्याल, तो इसमें आपका सिर्फ हैंड रेज हुआ। नहीं सर, बाकियों से भी पूछे सर, बाकी भी करेंगे हैंड रेज। जी जी, जिनको नहीं समझ आई सर आप उनसे पूछे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर 2-3 स्टूडेंट, लेकिन जहाँ आपको इशू आता है मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जी मैं इसे एक्सप्लेन, पिछला क्वेश्चन था मैंने रोक दिया वहीं पर, मैंने कहा नहीं मैं अभी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दें, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे का सारा। यस सर। ये मैं अगली Yes, क्लास के अंदर मैं बकायदा ट्रांजेक्शन लिख के बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ओके सर। ज्यादा स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, हैंड रेज कर दिया करें जहां कोई प्रॉब्लम आएगा। जो मैंने आज पढ़ा दिया पीछे इस क्वेश्चन के अलावा वो तो क्लियर है सबको। यस सर। जो कल वाले क्वेश्चन आज मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो क्लियर है। एक क्वेश्चन मैंने आज करवाया है वो प्राचा वाला, वो क्लियर है आप लोगों को? यस सर, वो भी सर खुद भी थोड़ा सा बैठ के करेंगे ना, फिर जी वो पता लग बिल्कुल जाएगा बैठ तो के कल करेंगे। पूछ- ठीक है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें 1-2 दिन और लगेंगे। ये क्वेश्चन मैं खुद हर क्वेश्चन में खुद अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अभी इसको Yes. समझ लिया है। इसकी अगली आखिरी 2 ट्रांजेक्शन रह गई हैं, वो भी मैं ज़ाहिर है नेक्स्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा और इनकी बाकायदा ट्रांजेक्शन लिखूंगा, फिर आपको समझ आएगी कि हाँ यार ये वाकई ऐसे हुआ है। इसको जरा हटाओ, Yes. इनके ये जो पार्टिसिपेंट्स वाली शीट, ये देखें। जब मैं ये कहता हूँ, ये फर्ज करें, मतलब ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जी बिल्कुल ही हमें किसी चीज का पता नहीं चल रहा। जब मैं ये कहता हूं कि जी ये देखें कैश बड़ा है 50,000 से, थोड़ी सी तवज्जो करनी है ना भाई, सीए कर रहे हो बेटा, बीए तो कर नहीं रहे हो, तो इसलिए थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक है, वो कि तो है सर। 50,000 से कैश बड़ा, अब सोचना शुरू कर दो कि अच्छा यार 50,000 कैश आया, इतना सोच सकते हो? यस फिर सर। हमने कहा यार 50,000 से रिसीवेबल भी बड़ा, ये भी बात Yes, समझ sir. आ गई। अब आप सोचेंगे यार Yes, ये sir. कैसे हो सकता है कि कैश भी आया हो रिसीवेबल भी आया हो? तो यार ये ऐसे ही हो सकता है जब आपने कोई चीज किसी को उधार बेची हो और आधे पैसे उसने उधार कर लिए हो और आधे आपको दे दिए हो। ये बात समझ Yes, आई sir. इतनी फिलहाल? यस सर। ठीक यस है, सर, ये दरमियान में सर दो एक तीन थी, मिनट बस को एक वही मिनट था ठहर उसमें। जाना, दरमियान ना मतलब आपकी स्टेटमेंट बड़ी इनाइंग सी थी, मतलब टू मी। आपने कहा जी हवाई फायरिंग हो रही है। ठीक है, यस हवाई सर। फायरिंग का मतलब होता है कि मैं कहूँ अच्छा यार ये हो गया आगे चलो, मैं इस तरह दिमाग ना खपाऊं रोजे के साथ। ठीक है, तो यस सर। अच्छा अब आपकी इन्वेंट्री 75,000 से कम हुई है। यस सर। इन्वेंट्री कब कम होती है, इतनी तो अकल है अब कि नहीं? इतने दिनों के बाद, महीना हो गया हमें खपते हुए, यस। कब यस कम सर। होती है इन्वेंट्री? सर जब स्ट्रोक का मतलब जाता है सर। जब जाता है उसे क्या कहते हैं? सर सेल हो गया। सेल हो गया। तो अकाउंटेंट की तरह बात करें ना अब हम लोग कि जब स्टॉक यस सेल हो सर। गया सर, जाता नहीं है, इसको कोई पैर नहीं लगे हुए कि आता जाता है, सेल हो गया सर। ठीक है, यस सर। और या हाँ अगली जो बात है वो जो नीचे वाली ट्रांजैक्शन में आ रही है, ये नंबर 8 के अंदर, ठीक है ना, यहाँ नीचे किसी ट्रांजैक्शन में आई थी 5-7 के अंदर, कि जी स्टॉक उस वक्त भी कम होता है जब हम चीजें सप्लायर को वापस करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि सर ऐसी अभी बातें नहीं हुई, लेकिन ये बात तो नहीं आप कह सकते कि जी जब यस सेल सर। होती है तो 75,000 की इन्वेंट्री सेल हुई। अब इक्विटी के अंदर अगर मैंने 75,000 की इन्वेंट्री बेची है और इक्विटी में 25,000 की इंक्रीज हो रही है, तो 75,000 की चीज बेच के अभी हमने पीछे 10 ट्रांजैक्शन किए हैं टोटल कि नहीं लिए। इतने की चीज यस सर। इतने की बेची, तो इसका मतलब क्या यस उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यस सर, भाई मतलब अभी इसका उसने पूरे नहीं लिए सर। हाँ अभी नहीं, ये बात गलत है, पूरे पैसे नहीं लिए। ये देखो 50,000 उधार कर लिया, 50,000 कैश यस। आ गया, ये एक अलहदा कैश आ गया। ट्रांजैक्शन है। यस 75,000 सर। की चीज लाख रुपए में बेच दी जिसकी वजह से 25,000 प्रॉफिट हुआ। यस सर। ठीक है, ठीक हो गया। अब करना ये होता है कि ये जो मैं अभी क्लास में आप होते तो मैं बताता कि ये जो हमारे अकाउंटिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, इट्स लाइक अ बॉक्सिंग मैच।
ठीक है। Yes, sir. वो जब एक दूसरे को चैलेंज करते हैं ना बॉक्सर, तो वो दोनों Yes, एक sir. दूसरे के पाए के ही होते हैं बॉक्सर। अदरवाइज वो रिस्क ही नहीं को लेता। अगर कोई कमजोर बॉक्सर हो, उसने जाके अपने दांत तोड़वाने हैं। वो दोनों एक दूसरे के बराबर के बॉक्सर होते हैं। Okay, sir. जीता कौन है? जो आखिरी लम्हे तक अपनी हिम्मत और अपनी टेक्निक बरकरार रखता है। तो Yes, sir. क्वेश्चन ने आपको पंच मारने, आपने क्वेश्चन को मारने हैं। तो विन कौन इंशाल्लाह करेगा? सर. जो ये समझेगा कि यार जी मैं जीत सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ठीक है। और फिर जब टीचर बता रहा है उसको उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं कि हाँ यार ये ऐसे है। एक तो थोड़ा ऑनलाइन इशू हो में भी हो, दूसरा ये है कि हम इन्वॉल्व, वैसे भी थोड़ा स्टूडेंट कम ही होता है, इन्वॉल्व हो जाएं कि जी हाँ गौर से सुने। और फिर जब क्लास खत्म हो जाए घर बैठ के उसको दोबारा करें। क्लास sir. के अंदर हर चीज समझ उस वक्त आती है जब स्टूडेंट आगे से पढ़ के आया हो। तो यहाँ तो स्टूडेंट sir. वो है जो पहली दफा पढ़ रहा है ना, ठीक है। Yes, तो sir. लिहाजा और फिर कुछ टॉपिक भी ऐसे होते हैं कि ये पहले पढ़ा भी हो तो आपको क्या पता ये क्या प्लस माइनस मैंने किया होगा, ठीक है। Yes, तो sir. इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए होगी। मैं इस क्वेश्चन को कल दोबारा अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन Okay. आप लोगों ने जितनी ट्रांजैक्शन मैंने 8 करवा दी हैं, इनमें से आपने कल आपको 2 3 4 1 हर बंदे को क्लियर होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम इंशाल्लाह. से कम इन 8 में से अगर किसी को एक भी क्लियर है तो मैंने उसे कुछ ना कुछ लर्न करा दिया, जैसे ये Yes, मैंने sir. आपको पहली ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो लिहाजा आपने ये वाली एक्सरसाइज करके आनी है। जो पीछे मैंने पराचा वाला क्वेश्चन किया है, वो जो आप कह रहे हैं कि जी हाँ वो भी आप बैठ के करते हैं, तो बिल्कुल बैठ के करेंगे तो होना है। मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि मैं ही सवाल करूं और आपको समझ आ जाए। आपको समझ तब आनी है जब मैं करूंगा, आप इन्वॉल्व होकर समझेंगे और फिर उसके बाद आप उसे घर पर करेंगे। ये बात आज जहन इंशाल्लाह. नशीन कर लें। अगर आप घर पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बोर्ड के ऊपर बैठ के, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के मेरी बातें सुन के, मेरी शक्ल देख के सवाल समझ नहीं आ सकते। वक्ती तौर पर सर हिलाने जोगे हम जरूर हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो है वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस हो। और प्रैक्टिस के बगैर अकाउंटिंग नहीं आ सकती, जो मर्जी हो जाए। समझ गए बात को? तो परेशान Yes, नहीं sir. होना। ये इंशाल्लाह. ये बिल्कुल ही मामूली सी बातें हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह से घर पे करना है। जो ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएंगे उनको टिक कर दीजिएगा। बाकी फिर मैं सबसे पूछूंगा, क्योंकि काफी सारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं। क्लास का टाइम भी आज थोड़ा वो माइक की वजह से गड़बड़ हुआ, लेट हो गए। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी होगी इससे आगे चलेंगे। आपने वो पराचा वाले क्वेश्चन तक क्लियर करके आना और इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करके आना, ठीक है जी। यहाँ तक रहेंगे, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसको कल एड्रेस करूंगा, ठीक है। और हिम्मत के साथ इसके साथ लड़ना है, सरेंडर नहीं करना कि जी बस जी ये तो समझ नहीं लगने दे, फिर नहीं लगेगी, ठीक है। थैंक यू।